चलिए स्टार्ट करें। तो कोई डाउट है किसी को पिछले क्लास में जो अब तक किया हमने कुछ? तो पहले तो ऑडिबल हूँ सबको? जी सर। चलिए तो हमने लास्ट क्लास में किया था बोजानो-वेस्ट्रास थ्योरम, जो ये कहता है कि कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके पास हमेशा कम से कम एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस तो होगी ही, है ना? ये था ना। तो ये भी देखा था कि कोई भी बाउंडेड अगर सीक्वेंस है तो उसके पास कम से कम एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी, तो मैं बोल ही दिया मोनोटोनिक सब सीक्वेंस होगी, है ना? और बाउंडेड तो होना ही है, क्योंकि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड मतलब सब सीक्वेंस बाउंडेड होना ही है ना। तो लास्ट क्लास हमने यही एक फाइनली कंक्लूजन ये था कि कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके पास कम से कम एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी। वो सीक्वेंस जरूरी नहीं है बाउंडेड हो, सॉरी वो सीक्वेंस जरूरी नहीं है कन्वर्जेंट हो। जैसे -1 की पावर n थी, है ना? सो दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, क्योंकि कन्वर्जेंट होगी तो लिमिट यूनिक आनी चाहिए, है ना? सो दिस इज नॉट कन्वर्जेंट क्योंकि इसकी लिमिट यूनिक नहीं आएगी n टेंस टू इन्फिनिटी पे। बट इसके पास सब सीक्वेंस है ना? अगर ये an है तो मैं सब सीक्वेंस को ऐसा लिख सकता हूँ a to n। सिर्फ इवन टर्म्स कलेक्ट कर लो आप, मतलब इवन टर्म्स इन द सेंस, यस इवन टर्म्स कलेक्ट कर लो तो क्या आ जाएगी? +1 आ जाएगी। आप 2n + 1 और टर्म्स ले लो -1। सो ये जो सब सीक्वेंस होगी दिस इज कन्वर्जेंट, है ना? अगेन इफ यू कलेक्ट दिस सब सीक्वेंस और टर्म्स कलेक्ट कर लिए, क्या इसको ओपन करोगे an को तो ये कुछ ऐसा है ना, -1 1 -1 1 -1 1 लाइक दिस। सो हमने ये लास्ट क्लास में देखा था। अभी जो हम बात करेंगे वो बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। सो एक नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है, देखो एक तो कॉन्सेप्ट आया लिमिट्स का। हमने देखे थे लिमिट्स ऑफ अ सीक्वेंस। सो हमने बात किए थे लिमिट्स ऑफ अ सीक्वेंस। सो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस का सिंपल मतलब ये था कि मान लो n कोई सीक्वेंस है तो लिमिट उसकी l होगी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an, ठीक है ना? सो दिस इज लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, कि सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करना। अभी जो हम आगे पढ़ने वाले वो है लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर, है ना? ऑफ अ सीक्वेंस। हालांकि ये बाउंडेड सीक्वेंस के लिए होता है, ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है ना? ये बाउंडेड सीक्वेंस के लिए ही बात करेंगे हम। सो ये हमारा टॉपिक होगा। तो इसमें क्या है, इसका नोटेशन ये होगा, मान लो मैं अगर लिखूं सो हमारे पास क्या है, लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर। जैसे शॉर्ट में ऐसा लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे लिमसुप ऑफ an, ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट होगा। या बुक में आपको यही चीज ऐसा लिखा मिलेगा, लिमिट ऑफ n इस तरह से एक बार लगा होगा आगे, मतलब सुपीरियर है, ऐसे एक कॉन्सेप्ट आएगा लिमिट इंफीरियर ऑफ an, या लिमिट सुप्रीमम इन्फीरियम बोल सकते हैं। बुक में क्या नोटेशन यूज करता है? सुपीरियर इंफीरियर ना, हाँ। सो लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर, ठीक है ना? इस तरह से यूज करता है। अपर लिमिट लोअर लिमिट, है वही, अलग अलग मतलब फाइनल नेम वही है, कुछ दूसरे टर्म्स में लिख सकते हैं। सो लिमिट इंफीरियर इसको ऐसा लिखेगा, तो बुक्स में आपको यही चीज ऐसी लिखी मिलेगी, ये इस तरह से इसका नोटेशन होगा। सो अगर ऊपर ये लाइन खींचा गया है, मतलब बाहर अगर ऊपर है, इसका मतलब लिमिट सुपीरियर की बात कर रहा है, अगर नीचे है तो लिमिट इंफीरियर है। कल भी हम जब लास्ट क्लास में क्वेश्चन कर रहे थे, आपको याद होगा कुछ जगह आया था लिमसुप लिम इन्फ, है ना? हमने कहा था नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो क्या मीनिंग है इसका? क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस लिमिट सीक्वेंस का मतलब ये हो गया, सिंपल लिमिट निकालना है तो सीक्वेंस में n टेंस टू इन्फिनिटी लगा देना है। जो भी वैल्यू आएगी, अगर फाइनाइट आती है तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, फाइनाइट एंड यूनिक होनी चाहिए। और अगर फाइनाइट नहीं आती है तो इसका मतलब, या यूनिक नहीं आती है तो मतलब वो
कन्वर्जेंट नहीं है, सिंपल लिमिट में है। अब ये लिम सुप लिम इन्फ है ना, लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर की बात करनी है। सो व्हाट इज डेफिनेशन, कोई बताओ पहले, आप लोगों में से कुछ को आइडिया है, किसी को मुझे समझाओ क्या होता है, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो। ट्राई करो कोई। सर अगर हम लिम n टेंड्स टू इंफिनिटी n निकालें, यस, तो अगर यूनिक लिमिट आती है तो लिम सुप इन्फ और इंफिनिटी बराबर होता है सर। यस, करेक्ट करेक्ट। सो आपने ये बताया कि हाँ डिफरेंट लिमिट्स आती हैं तो फिर जो बड़ा वाला होता है वो सुप्रीमम लिम सुप होता है, जो छोटा लिमिट होता है वो लिमिट। यस। सो आपने वो करेक्ट बताया, लेकिन फिर से मेरा वही आंसर होता है कि आपने ये बताया कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर ये दोनों इक्वल होगा, या दोनों इक्वल है तो इफ एंड ओनली इफ होता है, ठीक है ना। सो हम आगे वो पढ़ेंगे, वो एक रिजल्ट बताया आपने, थ्योरम्स बताए। मैं पूछना चाह रहा हूँ इसका डेफिनेशन क्या है, मतलब ये डेफिनेशन, हाउ टू डिफाइन दिस, मतलब ये है, मतलब मैथमेटिकली नहीं लेकिन ऐसे समझाना है तो कैसे। आपने बताया कि दोनों इक्वल आएगा तो कन्वर्जेंट है, या इक्वल नहीं आया तो कन्वर्जेंट नहीं है, इस तरीके से आपने बताया, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी थ्योरम है, आगे हम लिखेंगे। लेकिन मुझे ये क्वेश्चन है कि ये होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, है ना। पहली बार जब पढ़ते हैं तो हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं बाय देयर नेम, तो नेम मीन्स डेफिनेशन, या इसका क्या मीनिंग है, मतलब पहला इंट्रोडक्शन क्या डेफिनेशन होता है कोई भी चीज का, कि हाउ टू डिफाइन इट, देन उसके बाद हम लोग कुछ रिजल्ट्स, थ्योरम एंड कुछ कनेक्शन डेवलप करते हैं। तो पहले मुझे इसका डेफिनेशन समझना है कि इसका मीनिंग क्या है। ट्राई करो फिर से, या कोई और ट्राई करो, व्हाट इज मीनिंग। This is not defined for all sequence. We mostly talk about only bounded sequence, ठीक है। कोई ट्राई कर, किसी को नहीं पता। देखो आप में बहुत सारे लोग बीएससी किए हैं, बीटेक किए हैं, एमएससी किए हैं, या एमएससी कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं हमारे पास। सो बट स्टिल आपको आइडिया है, भूल चुके हो ये बात है, पढ़ा सबने है, आइडिया सबको है थोड़ा बहुत, बट एग्जैक्टली नहीं पता, भूल चुके हैं आप, ये है। चलो तो हमने लास्ट क्लास का फिर से स्टार्ट करता हूं, मैं स्टार्ट शुरू में इसलिए किया था। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, फाइन, तो उसके सब सीक्वेंसेस हमने कहा क्या होंगे, कन्वर्जेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। चलो मैं फिर से पूछता हूं, देखो कोई सीक्वेंस मान लो डाइवर्जेंट है, या कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है, चलो इसका पहला स्टेटमेंट, if a sequence is convergent, what can you say about its subsequences? कन्वर्जेंट होंगे सर। Yes, so if a sequence is convergent, all subsequences must be convergent and they will converge to the same limit. Okay, now if a sequence is divergent, so what can you say about its subsequences? Yes, it may be convergent or may be divergent, fine. Now if I am talking about बाउंडेड सीक्वेंस, तो हमने लास्ट क्लास में जो बोल-जानू-वेस्ट्रास थ्योरम वो ये कहता है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। सो एक बाउंडेड सीक्वेंस के पास कुछ डिफरेंट सबसीक्वेंसेस होंगी एंड वो क्या होंगे, डिफरेंट लिमिट पे कन्वर्ज कर सकती हैं, यस और नो। ठीक है, एक बाउंडेड सीक्वेंस है, उसके डिफरेंट सबसीक्वेंसेस डिफरेंट लिमिट्स पे कन्वर्ज कर सकती हैं, यस और नो। यस सर। यस, फाइन। एक बाउंडेड सीक्वेंस है, खुद कन्वर्जेंट हो ना हो पता नहीं, जैसे -1 की बार एक एग्जांपल है। सो वो खुद कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन उसके दो डिफरेंट सब सीक्वेंस है जो डिफरेंट लिमिट पे कन्वर्ज कर रही हैं। ऐसे बहुत सारे और भी सब सीक्वेंस आप बना सकते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। इससे पहले
Let me take one example. For example, I am taking 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. आप समझ पा रहे हैं ये सीक्वेंस है मेरा. So इसका एक ये an है, ठीक है. So एक सब सीक्वेंस में bn ले रहा हूँ. सब सीक्वेंस क्या था? You just pick elements of the sequences and main sequences and make a new sequence. That new sequence is your subsequence. The condition is you have to select indices in increasing order. Increasing order means you cannot come back. So like you are I am selecting this terms I am selecting. तो मैं new sequence बना रहा हूँ this, and you can simply see कि an जो original sequence है वो convergent नहीं है, लेकिन उसका एक subsequence मैंने ढूंढा वो convergent है. Again second subsequence I can collect, मान लो cn बोलता हूँ इसको. I am selecting 2 2 2. आपकी मर्जी, आप कोई सा एलिमेंट उठा सकते हो, मैं अपनी मर्जी से ये एलिमेंट्स कलेक्ट कर रहा हूँ. So this is again convergent subsequence. I can select the third one, है ना, like 3 3 3 3, ये 3 3 3. I can make new also. ये नया सीक्वेंस में ले सकता हूँ 1 2 1 2 1 2 1 2. Now this is not convergent. So जो सब सीक्वेंस है may be convergent or may not be convergent, है ना. खुद सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो ना हो, बट इट सबसीक्वेंस मे बी मे नॉट बी. बट हाँ, अगर बाउंडेड है सो ये गारंटी है कि दैट इट विल हैव एटलीस्ट वन कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस. ये बोल-जानोव-वेस्ट्रास थ्योरम कहता है. तो अब हमारा जो कांसेप्ट यहाँ पे है, मैं इसका डेफिनेशन पूछ रहा था. तो ये एक्चुअली क्या है, जो लिम्सुप क्या है कि जैसे आपके पास बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके पास डिफरेंट सबसीक्वेंस होंगी, कम से कम एक सबसीक्वेंस तो होंगी ही जो कहीं ना कहीं कन्वर्ज कर रही होंगी. तो आपको ये देखना होता है कि जितने भी सब सीक्वेंसेस हैं जो कन्वर्ज कर रही हैं उनमें से लिमिट्स कलेक्ट करो, डिफरेंट सब सीक्वेंसेस के लिमिट्स कलेक्ट करो. आप उन लिमिट्स में से जो लार्जेस्ट लिमिट आएगी वो लिम्सुप है, जो स्मॉलेस्ट लिमिट आएगी वो लिमिनफ है. क्लियर है कि नहीं? फिर से बता रहा हूं. कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो बोल-जानोव-वेस्ट्रास थ्योरम कहती है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस. सो एटलीस्ट वन है, मोर देन वन भी हो सकता है. तो मैं एग्जांपल मान लो एक सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस के पास 100 सब सीक्वेंसेस हैं जो कन्वर्ज कर रही है. तो और ऐसा है, मान लो 100 सब सीक्वेंस की लिमिट 100 डिफरेंट लिमिट्स आ रही हैं. तो आपके पास डिफरेंट 100 लिमिट्स हैं corresponding to different convergent subsequences. Now out of these 100 limits you select the largest one, that is your lim-sup. You select the smallest one, that is your lim-inf. Clear है definition? तो ये हो गया definition कि lim-sup का मतलब है कि अगर बुक के टर्म में लिखूं तो ये लोग लिखते हैं इन्फीमम ऑफ द, या मैं इस बुक्स का डेफिनेशन लिख दूं, ये कुछ ऐसा लिखता है. तो मतलब बुक का लैंग्वेज थोड़ा स्टैंडर्ड होती है, मैं अपने लैंग्वेज में लिख सकता हूं. तो ये कहता है कि ग्रेटेस्ट सब सीक्वेंशियल लिमिट ऑफ एन, इसको ऐसा लिख रहा है, ग्रेटेस्ट सब सीक्वेंशियल लिमिट ऑफ एन. मतलब एन के पास जो भी सब सीक्वेंसेस है जो कन्वर्ज कर रही हैं उनमें से जो लार्जेस्ट लिमिट है दैट इज लिम-सुप. फाइन. एंड ये इसका जो डेफिनेशन लिखता है, द लिस्ट सब सीक्वेंशियल लिमिट. ठीक है, तो लिख रहा है लिस्ट सब सीक्वेंशियल लिमिट ऑफ एन. इस टर्म को समझने में किसी को दिक्कत है तो बताओ. डेफिनेशन क्लियर है ना? एक क्वेश्चन देख लेते हैं. अभी लास्ट क्लास में क्वेश्चन आया था तो अभी एक क्वेश्चन देख लो वैसे ही, क्योंकि लास्ट का जब हम कर रहे थे तो ये आया था. वैसे तो बहुत सारे सूप आ जाएंगे, सो लिम-सुप से तो नहीं कर पाएगा मुझे लग रहा है. चेक करते हैं. चलो, एक तो ये क्वेश्चन है. चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं. तो ये एग्जाम 2022 का क्वेश्चन नंबर 41 है. जो डेफिनेशन मैंने बताया जरा चेक कीजिए उस पर ये सॉल्व हो रहा है क्या, क्योंकि आगे रिजल्ट्स भी हैं हालांकि, लेकिन अभी आप चेक कीजिए. यू ट्राई.
सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 41 फ्रॉम जैन 2022। मैं इसको उधर बुलाता हूं, एक मिनट। चलिए इसको ट्राई कीजिए आप लोग। सो ए एंड बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट, आपको इस तरह से दे रखा है, एंड दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द लिमसुप एंड लिमेन ऑफ का सम बताना है। सो आर यू एबल टू फाइंड और नॉट, क्वेश्चन इज दिस। सर यस, इसमें जो सीक्वेंशियल लिमिट्स आएंगी 3, 5, 6 आएंगी, और इसमें ग्रेटेस्ट जो होगा वो 6 होगा और लोवेस्ट जो होगा 2 होगा, तो इनका सम 6 + 2 = 8। यस करेक्ट। तो इस तरीके से होगा, चेक कीजिए आप लोग, बाकी लोग। तो जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, सिंपली मैं सीक्वेंस पहले बना लेता हूं, देखो। सो लेट मी राइट द टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1? आप देखो, इन्होंने सीक्वेंशियल फॉर्म में, सब सीक्वेंशियल फॉर्म में ही लिख रखा है हालांकि, लेकिन मैं फिर भी एक सीक्वेंस के टर्म्स देखना चाहता हूं कैसा है। सो आप सिंपली देखो, जो an है, A1 क्या होगा, A1, तो यहाँ m को 0 रख देंगे 2 है, तो 2 है। व्हाट इज A2? 3, 3, A3 4, 4, A4 5, 5, A5 6, व्हाट इज A6? 2। 2। सो बाकी लोग समझ पा रहे हैं, मतलब ये टर्म्स लिख रहा हूं, A1, A2, A3, A4, A5, A6, मतलब पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, सीक्वेंस के टर्म्स लिख रहा हूं मैं। तो उन्होंने उसी टर्म में दे ही रखा है। आगे है 2, 3, 4, 5, 6। तो ये खुद ये सीक्वेंस एन कन्वर्जेंट है क्या? ये नहीं है, खुद एन कन्वर्जेंट नहीं है। क्या ये बाउंडेड है ना? आप अगर सीक्वेंस के अपर लिमिट लोअर लिमिट निकाल सकते हो तो बाउंडेड है। तो मतलब आप देख रहे हैं कि सीक्वेंस के टर्म्स में यही वैल्यूज रिपीट होंगी। तो अपर बाउंड मान लो 7 है, लोअर बाउंड 1 है ना? अपर बाउंड 7 है, लोअर बाउंड 1 है, इट इज बाउंडेड सीक्वेंस। सो अब आप सीक्वेंस, सब सीक्वेंस बनाओ जो कन्वर्जेंट है। तो आप यहाँ देख ही पा रहे हो, सब सीक्वेंस बना के दिया आपको वो खुद ही, कि एक सब सीक्वेंस वो है। सो एक जो सब सीक्वेंस है A1 + 5m फॉर्म का है, ये कैसा है? 2 2 2 2 वाला है। ऐसे ही A2 + 5m है, 3 3 3 3 वाला है। एक आपका है A3 + 5m, और ये आपको दे रखा है 4 4 4 4, इस तरह चल रहा है ना? A4 + 5m, this is 5 5 5. So these are subsequences which are convergent, and since it is a bounded sequence, so we know from Bolzano-Weierstrass theorem every bounded sequence has at least one convergent subsequence, and we have here 5 convergent subsequences. 5 ना? 1 2 3 4 5, yes. So we have here 5 convergent subsequences. Okay, so A5 + 5m, so यह है 6 6 6 6। अब हमने भी क्या पढ़ा था, लिमसुप क्या है? तो जितने भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस है उसकी लिमिट देखो आप क्या है। उन लिमिट्स में जो लार्जेस्ट लिमिट है वो लिमसुप है, और उन लिमिट्स में जो स्मॉलेस्ट है वो लिमिनफ है। तो आपको देखना था। तो हमारे पास ये 5 सब सीक्वेंसेस हैं जो कन्वर्जेंट है, इसकी लिमिट 2 आएगी, ये कांस्टेंट है। ऐसे ही इसकी लिमिट 6 आएगी। तो जो लार्जेस्ट सब सीक्वेंस की लिमिट आएगी वो 6 आएगी, स्मॉलेस्ट सब सीक्वेंस की लिमिट आएगी वो 2 आएगी। तो हमसे क्या पूछा है इन्होंने, चेक कीजिए, लिमसुप ऑफ an दैट इज 6, लिमिनफ ऑफ an दैट इज 2। तो फाइनल आंसर इज 8। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? ठीक है ना? चलिए इसका आंसर भी मैच कर लेते हैं ऑफिशियल पेपर से। सो इसमें आंसर भी अटैच्ड है हालांकि, ठीक है ना? तो 41 है ये 2022 का। क्या था? 41 था ना? सो 41 क्वेश्चन का आंसर है 8। ओके,
1 मार्क्स का था ये, सो 41 क्वेश्चन का आंसर 8। ओके ठीक है। सर ये बाउंडेड नॉन बाउंडेड आपने बोला कि उसका अपर बाउंड होगा 7 और 1 उसमें इक्वल टू नहीं होता है जैसे ऐसे अमाउंट पड़ रहा है लोअर बाउंड कैलकुलेशन बाउंड इज नॉट यूनिक। आप लोअर बाउंड 0 बोल दो, अपर बाउंड 10 बोल दो, बाउंड इज नॉट यूनिक। ओके ओके जस्ट यू नीड 2 नंबर। जैसे इस रूम में एवरी ये जो छत है ना, ये अपर बाउंड है, ये फ्लोर है, लोअर बाउंड है। इस ओके सो एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन द फर्स्ट लोअर बाउंड होगा उससे जितने भी छोटे रियल नंबर्स हैं दैट लोअर बाउंड है। हाँ यस, जो टर्म्स है सीक्वेंस की, वो टर्म किसी एक नंबर से हमेशा ज्यादा होगा तो वो नंबर लोअर बाउंड हो गया, और सीक्वेंस के टर्म्स किसी एक नंबर से हमेशा छोटा होगा तो वो अपर बाउंड है। तो वो अपर बाउंड हो गया और उस अपर बाउंड कोई नंबर है जैसे इस केस में 6 आ रहा था तो 6 से ऊपर जितने भी नंबर होंगे सबको हम अपर बाउंड बोलेंगे। यस यस, any number more than 6 is upper bound. Yes, so there is a concept of supremum least upper bound, that is 6 here. So if you collect all upper bound, what is the least number that is the upper bound? So 6 is the least upper bound, that is called supremum. And similarly there are infinitely many lower bound less than 1, हालांकि less than 2 in that question. Greatest lower bound is that. Yes, greatest lower bound is called supremum. And sorry, greatest lower bound is infimum, na? Greatest lower bound is infimum. Yes, greatest lower bound, there are infinitely many lower bound, so you collect the greatest one, that is the infimum, and the least upper bound is called the supremum. So here actually we were collecting limits but they are constant sequence, so limit का भी effect नहीं पड़ा. Now come to this question. हमने लास्ट क्लास में इसके पार्ट ए एंड डी डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, अब बीसी छोड़ दिया था क्योंकि हमने कहा था नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आप ट्राई करो ये क्वेश्चन, अब आप चारों पार्ट डिस्कस कर सकते हो। सो चलिए इसको ट्राई कीजिए, बताइए कौन सा है ये। 31 नंबर क्वेश्चन है, मतलब मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन में। सो आप ट्राई कीजिए, बताइए कौन कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ए बी सी, ओके। सो हमने ये सीक्वेंस लास्ट क्लास में फाइंड करके देखे थे, है ना। मैं वैल्यूज निकाल रहा था कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो वो आया था 1/2। सेकेंड टर्म क्या होगा, √3/2। तो मैं सारे टर्म्स, कुछ टर्म्स निकाले थे, 12 टर्म्स निकाले थे हमने, है ना। सो फिर थर्ड टर्म क्या होगा, तो 1। फोर्थ टर्म क्या होगा, इस तरीके से वैल्यू फाइंड की थी हमने ना। सो जब जाके आप अगर चले जाओगे, सो इस बीच में डिफरेंट, अब लास्ट क्लास के नोट्स देख लो अगर आपके पास है तो। सो हमने फाइंड किए, तो उसके बाद जब 2π तक चली जाएगी ये, मुझे पता है कि साइन 2π के बाद रिपीट हो जाएगी वैल्यू, तो 2π तक आप जाओ, है ना। 2π कब होगा, जब n की वैल्यू 12 होगी, तो आप 12 टर्म तक पहले कलेक्ट कर लो। जब n 13 लोगे तो वही वैल्यू मिलेगी जो फर्स्ट पे आई थी, 13th टर्म 1/2 आ जाएगा फिर से। सो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जो टर्म्स लिख रहे हो एक्चुअली आगे फिर रिपीट होंगी, तो आपको पहले 12 टर्म जो आ रहा है वही टर्म बार बार रिपीट होंगी। पहला 12 टर्म जो है वही 13 to 24 होगा, वही 25 to आगे होगा, समझ रहे हो ना, वही रिपीट होंगे। सो यू हैव टू सी कि इस 12 टर्म में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, दैट इज द लिम सुप। कौन सा होगा, 1 ही, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही तो हो सकती है, ठीक है ना। मल्टीपल्स का सारा 1 है n = 3। हाँ, और लिमिन, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या आया होगा, बताओ इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आया होगा, स्मॉलेस्ट नंबर -1। -1, ठीक है ना।
सो ये जो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट सब सीक्वेंसेस मिलेंगे, टर्म्स वैल्यू देख लो जो भी है, जितने भी डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं वो रिपीट होंगे इनफिनाइट टाइम. सो यू हैव अ सब सीक्वेंस. सो इनमें जो लार्जेस्ट वैल्यू है दैट इज लिम सुप, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो लिमिनफ है. सिंपल. तो यहाँ पे लिम सुप लिमिनफ ये हो गया. और हमें देखा था देयर इज अ सब सीक्वेंसेस कन्वर्जेड टू हाफ. यस इट वाज नो, कह रहा है द सीक्वेंस हैज अ सब सीक्वेंस कन्वर्जेड टू 1/√2. इसमें कहीं भी 1/√2 आएगा ही नहीं कभी. तो कोई भी सब सीक्वेंस √2 पे जाएगी नहीं, राइट? So you will never get a term 1/√2 in this. So that's why this is wrong option. So A, B, C is correct option. तो और क्वेश्चन है क्या इस पे? So मैं 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, ये किस ईयर का था, ये मे भी पता नहीं, ये तो हो ही गया ना. 2 ही क्वेश्चन भी ट्रेस कर पा रहा है, ये 2022 का था और वो उसका था. सो एनीवे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि मतलब क्या है. ठीक है, अब हम जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे बाहर के डिस्कस कर लेते हैं. जैसे एग्जांपल, सो आपसे अगर पूछा जाए कि लाइक an द सीक्वेंस यू हैव -1 raised to power n, ये तो सिंपल है. सो व्हाट इज द लिम सुप ऑफ an, what is the liminf of an here in this sequence? 1 and -1. ठीक है ना. सो 1 and -1, क्योंकि जब आप ओपन करोगे you will get -1 1 -1 1 -1 1 and so on. So you have just 2 number repeating. So you have 2 subsequences converging to different limit -1 and 1. So the larger one is the lim sup and lower one is the liminf. ठीक है. और भी एग्जांपल ले सकते हो. सो लाइक आई हैव मेनी एग्जांपल इन द बुक. सो 1 minute. So एक सीक्वेंस है an is equal to -1 की पावर n अपॉन 1/n. सो यहाँ भी आप बता सकते हैं व्हाट इज द लिम सुप ऑफ an एंड व्हाट इज द लिम इन्फ ऑफ an. ओके, अगेन 1 and -1, फाइन. बाकी लोग भी देखो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा आप क्वेश्चन पूछो कि कहाँ दिक्कत आ रहा है. अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो सिंपली आप इसके टर्म्स देखो कैसे होंगे. सो 1/n तो एट द एंड 0 पे ही जाएगी, है ना. यहाँ लिमिट कहीं ना कहीं ये भी लगा हुआ है n → ∞, ठीक है ना. सो लिख नहीं रहा है, मतलब वही है. सो सुप में ये कि डिफरेंट सब सीक्वेंस आप लो एंड तो ये बस -1 की पावर n का बिहेवियर चेंज हो रहा है, इसका तो चेंज होगा नहीं. सो ये कुछ इस तरह के, जैसे मान लो एक हो गया कि -1 + 1, एक ये है. अगला होगा 1 + 1/2, अगला -1 + 1/3, अगला होगा +1 + 1/4. इस तरीके से चल रहा है. सो आप क्या देख रहे हो एक्चुअली, सो एक सब सीक्वेंस इसको बनाओ आप. यू टेक दिस, तो मतलब मैं बना रहा हूं, देखो एक सब सीक्वेंस जब आप लोगे यहाँ पे, सो यू विल हैव वन सब सीक्वेंस -1 + 1/n टाइप का. मतलब n यहाँ ऑड ले लो, लाइक आई एम सेइंग कि जब n ऑड है, ये बात करो, -1 + 1/ ऐसा ले लो 2n + 1 टाइप का, है ना. ये ऑड के लिए हो गया. a 2n + 1 इस टाइप की होंगी और a 2n वाली होंगी 1 + 1/2n. यही हो गया ना, चेक करो आप इवन वाली. So when you take n tends to infinity, this will converge to -1, this will converge to 1. So we have collected 2 subsequences. So the larger limit is lim sup, lower limit is liminf. So एक subsequence odd term वाली लिया हमने, ठीक है. एक subsequence even terms वाली लिया हमने, इस तरीके से. बिकॉज इसका नेचर चेंज हो रहा है ना ऑड इवन पे, इसीलिए.
ओके, एक है सो इफ ए एन इज कॉस, मान लो तुम्हारे पास है n पाई बाई 6 अगेन, अच्छा n पाई बाई 6 लेंगे तो वो ऐसा हो जाएगा, यू कंसीडर n पाई बाई 4, स्टिल यू विल हैव, है ना, सम टर्म्स और इनसाइड, ठीक है, इसमें ट्राई करो। सो इसका क्या होगा, लिम सुप ऑफ ए एन एंड लिमिट ऑफ ए एन, देन, या मैं उस तरह जैम वाला क्वेश्चन जैसा था वैसे ही बना देता हूँ कि जैसे मान लो यहाँ लिख देगा 0, यहाँ लिख देगा 1 एंड so there is a subsequence that converges to 1/2, and D, there is a subsequence that converges to 1/√2। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन कौन सा करेक्ट होगा, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। बी करेक्ट है, ओके। अच्छा डी, डी और बाकी लोग बताइए। सर डी। तो इसमें लिमसुप क्या आता है ये बताओ, मैं अलग से पूछूं अगर इस सीक्वेंस का लिमसुप क्या, लेवेंथ क्या है? सुप 1 आएगा, बी करेक्ट है, बी। और लिमिट क्या है? तो चेक करो ना, आपको चेक करना है जस्ट द फर्स्ट टर्म एन इज है ना, एन को 1 रखोगे ये आएगा, एन को 2 रखोगे 1 आएगा, एन को 3 रखेंगे 3 पाई बाई 4, सो दैट इज पाई माइनस पाई बाई 4 अगेन 1/√2, एन को 4 रखेंगे 0, एन को 5 रखेंगे 5 पाई बाई 4, सो पाई प्लस पाई बाई 4 माइनस 1/√2, एन को है ना 5 6 रखेंगे तो 3 पाई बाई 2 माइनस 1, एन को अब -1 से कम तो आ नहीं सकती वैल्यू, मुझे पता है कि साइन इज बाउंडेड बाय -1 एंड 1। -1 आएगा। हाँ अच्छा 4 पे -1, एक मिनट 4 रखा तो साइन को, अच्छा कॉस, वो मैं साइन के हिसाब से लिख रहा हूँ, सॉरी वो कॉस मैंने ध्यान नहीं दिया, आई एम राइटिंग अबाउट है ना, सो
cos 90 0 ना, फिर तो वो मैं एक्चुअली साइन के हिसाब से लिख रहा था। सो मेरे दिमाग में जब 2 रखा आपने कितना हो गया पाई बाई 2 0 -1, मैं साइन के हिसाब से लिख रहा था। ओके सो कॉस है ना वो लाइट का रिफ्लेक्शन दिखाने। सो यहाँ पे हमारे पास पाई बाई 4 2 रखा, पाई बाई 2 3 रखा, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 कितना हो जाएगा फिर, ठीक है ना, पाई माइनस पाई 4 सेकेंड पॉइंट में नेगेटिव है। फिर 4 रखा तो पाई -1 5, सो ये -1/√2 अगेन हो जाएगी, ठीक है ना। 6 रखेंगे 3 पाई बाई 2 0, 7 रखेंगे 7 पाई बाई 4, तो पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस हो जाएगी 1/√2, एंड 8 रखोगे आप तो 2 पाई इज 1। अब ये रिपीट होंगी वैल्यूज अगेन, है ना। 9 पे वही आएगी वैल्यू जो 1/√2 0 -1/√2 -1, they will repeat and so on. So just subsequence, you can select one subsequence that converges to 1/√2, 1/√2 वाला एक subsequence collect कर लो इस तरीके से। You will have other subsequence converges to 0, you can collect those. You can have one subsequence converging to -1/√2, you can have one subsequence converging to -1, है ना, like this. So the lowest limit you will have, जो सबसिक्वेंस डिफरेंट सबसिक्वेंस बनेगी जो कन्वर्जेंट है, तो उन सब में से जो लार्जेस्ट लिमिट 1 आ सकती है, स्मॉलेस्ट लिमिट 0 आएगी। सो लिम सुप इज 1, लिम इनफ इज -1, फाइन। ओके तो कभी इसमें 1/2 कहीं आ नहीं रहा, इसीलिए सी ऑप्शन आउट, ठीक है। सो देयर इज नो टर्म 1/2, सो देयर विल बी नो सबसिक्वेंस दैट विल कन्वर्ज टू हाफ। ओके सो आई थिंक दिस इज क्लियर। सो मैं डेफिनेशन एक और लिख देता हूं। तो अभी हमने ये देखा, सो हम क्या देख रहे थे, लिमिट सुपीरियर, जिसको शॉर्ट में हम लिख रहे हैं लिम सुप, ये लिखेंगे, एंड लिमिट इंफीरियर, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं लिम इन्फ, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या हुआ इसका, सो हमने लिखा इफ, वो तो मैं समझाने के लिए उसमें लिख रहा था। सो मान लो लेट an be a bounded sequence of real numbers, okay, and if S be set of subsequential limit of, तो सबसिक्वेंशियल लिमिट्स मतलब वो सबसिक्वेंसेस जो कन्वर्जेंट हैं उनके लिमिट्स का कलेक्शन, ठीक है ना। सो एस बी सेट ऑफ सबसिक्वेंशियल लिमिट्स ऑफ ए एन, ठीक है। तो इनके टर्म में देखें तो ये भी लिखते हैं एस इज अ सेट ऑफ सबसिक्वेंशियल लिमिट ऑफ ए एन, यस। सो अब क्या होगा, देन जो पहला पॉइंट हमारा है कि सुप्रीमम ऑफ सेट एस, तो सुप्रीमम एस मतलब लिस्ट अपर बाउंड, है ना, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट एस जो भी होगा, मतलब सेट एस में कुछ एलिमेंट्स होंगे ऑब्वियसली, सेट एस, सो जो भी होगा उसके अंदर जो लिस्ट अपर बाउंड है, सबसे अपर बाउंड जो लिस्ट अपर बाउंड होगा उस सेट का, ठीक है ना। सो इज कॉल्ड लिमसुप ऑफ ए एन, एंड दूसरा होगा इनफीमम ऑफ सेट एस, दिस इज क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ऑफ सेट एस इज कॉल्ड लिम इन्फ ऑफ ए एन। जैसे मैं आपको इसको एग्जाम्पल से इसको जस्टिफाई करूं, तो जैसे मैं इस डेफिनेशन को एग्जाम्पल से जस्टिफाई करूं, सो मेरा ए एन अगर जब -1 की पावर n है, सो जो सब सिक्वेंशियल लिमिट होगी -1 and 1, तो मुझे सुप्रीमम एस का ढूंढना है। तो इस सेट का अपर बाउंड बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, जो इसको बाउंड कर ले, इससे कम हो जाए, तो अब उसमें जो लिस्ट अपर बाउंड वो 1 ही होगा। सो जो सुप्रीमम ऑफ एस है वो 1 है, और इनफीमम ऑफ एस जो है वो -1 है।
So it will be lim sup of an, this will be lim inf of an, इस तरीके से. पिछले वाला स्लाइड थोड़ा दिखाएं. जी जी जी. सो उसी चीज को दूसरे तरीके से लिखा मैंने, पीछे वही चीज था, बस वहां बोला कि जितने सब सिक्वेंशियल लिमिट है जो लार्जेस्ट है लिम सुप स्मॉलेस्ट लिम इनफ, वही चीज यहाँ भी है, दूसरे तरीके से लिखा मैंने. हो गया. अब जो एक रिजल्ट ये है कि देखो हमने ये देखा कि बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में बात कर रहे हैं, बट वो बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्ज कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है. ठीक है. सो ये जैसे अभी हमने एग्जांपल ये लिया, अगर मैं आपसे बात करूं एक बाउंडेड सीक्वेंस की, जैसे दूसरा एग्जांपल, वी टेक सीक्वेंस 1/n. सो व्हाट इज द लिम सुप इन दिस केस? Now what is the lim inf in this case? So what is lim sup in this case and lim inf in this case? जीरो. है ना? So both are zero है. So आपने अभी तक जो एग्जांपल्स देखे, जो पहले, इससे पहले मैंने एग्जांपल्स देखे, ज्यादातर वो एग्जांपल देखे आपने जहां पे दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ रही थी, है ना? तो ऐसा क्यों हो रहा था? क्यों हो रहा था ऐसा? ये डिफरेंट क्यों आती है? वो सीक्वेंस कन्वर्जन नहीं थे. यस. सो रीजन सिंपल इज कि जो भी सीक्वेंस अब तक मैं कंसीडर कर रहा था, जो एग्जाम में पूछा गया, 2 क्वेश्चन हमने एग्जाम के किए, दोनों में लिम सुप लिम इनफ अलग अलग आ रहे थे. तो इसकी वजह ये थी कि वो जो मेन सीक्वेंस गिवन है वो खुद डाइवर्जेंट है, मतलब कन्वर्जेंट नहीं है. अगर सीक्वेंस कोई ऐसा जो खुद कन्वर्जेंट हो तो उसमें लिम सुप लिम इनफ हमेशा इक्वल ही आएंगे, है ना? और अगर लिम सुप लिम इनफ डिफरेंट आते हैं तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो नहीं सकता. इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, मैं वो लिखता हूँ वो भी. तो हमने जो यहाँ पे डिफरेंट इसलिए आया क्योंकि ये खुद कन्वर्जेंट नहीं था, है ना? यहाँ पे इक्वल इसीलिए आया क्योंकि ये खुद कन्वर्जेंट है. तो अगर खुद सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके लिम सुप लिम इनफ इक्वल होंगे. अगर खुद डाइवर्जेंट है तो दोनों डिफरेंट आएंगे, या डिफरेंट है तो डाइवर्जेंट होंगे सीक्वेंस, इक्वल है तो कन्वर्जेंट होंगे. दोनों तरफ से ट्रू है. तो थ्योरम लिखता हूं मैं. So the theorem is कोई आपके पास सीक्वेंस है. सो a bounded sequence an of real numbers. So a bounded sequence an of real numbers is convergent if and only if. So if and only if मतलब both way true है. ठीक है? Left true है then it will guarantee right side. If right side is true it will guarantee left side. So if and only if lim sup of an is equal to, इसको मैं इधर लिखता हूँ ना. So if and only if lim sup of an is equal to lim inf of n. यहाँ n टेंस इंफिनिटी छुपा हुआ है जो हम लिख नहीं रहे, मतलब वही है. जब भी लिमिट की बात कर रहे हैं सीक्वेंस के केस में, वहाँ n टेंस टू इंफिनिटी पे ही बात कर रहे हैं हम. So this is equal. कुछ बुक में इसका नोटेशन ऐसा होगा तो घबराना नहीं. इन सम बुक they will write like this, lim sup is like this and lim inf they write like this. So they are same thing, you write this way or this way. So people also write this way. So ये सेम चीज है. this ऊपर लाइन है मतलब सुप्रीमम, नीचे लाइन है मतलब इन्फीमम. So some book write this way also. Okay, so now
कुछ और एग्जांपल्स ट्राई करो चाहो तो। सो लेकिन ये सीक्वेंस है -1 की पावर n 1 + 1/n, ठीक है। सो आपसे पूछा जा रहा है पहला ऑप्शन, आपको ट्रू स्टेटमेंट चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन इज an is bounded, second option is an is unbounded, third option is lim sup of an is equal to 1, fourth option is lim of an is equal to -1। बताइए। ACD। ओके, सो बाकी लोग ट्राई कीजिए। ठीक है ना, ये सब लोग कन्विंस्ड हैं। सिंपली यू कैन ट्राई फाइंडिंग डिफरेंट, है ना। सो अगेन -1 की पावर n का नेचर ऑड इवन पे चेंज होगा। सो यू हैव 2 सब सीक्वेंसेस एंड व्हेन यू टेक n टेंड्स टू इंफिनिटी, one will converge to -1, other will +1. So the larger one is supremum, lower one is infimum. जी डिफाइन कर दीजिए ना। हाँ, तो टाइम से ज्वाइन करो तुम लिम सुप डिफाइन करें। देखो यहाँ से स्टार्ट किए थे लिम सुप। हाँ, ये पढ़ो, ये लाइन पहले पढ़ो, तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पढ़ो। ये क्या लिखा हुआ है? पढ़ पाओगे? नहीं तो एक काम करना, अपने आसपास के डॉक्टर के पास जाओ, उसको दिखाओ, वो पढ़ देगा। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो समझ में आ रहा है कि जो डेटा पीरियड वैल्यू होगा वो वाला ले जाएगा, पीरियड मतलब लिख रहा है। हाँ, देखो हमने कल देखा था कि जो बाउंडेड सीक्वेंस है उसके पास कुछ सब सीक्वेंसेस होंगी जो कन्वर्जेंट होंगी। तो जो भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस है उनमें से जो बड़ी वाली सबसे ज्यादा लिमिट जिसकी होगी वो लिमिट जो है वो लिम सुप है, और जो सबसे छोटी लिमिट आएगी किसी सब सीक्वेंस की वो लिम इन्फ है। सिंपल यही मतलब है, ठीक है। ये बाउंडेड के लिए जो बड़ा वाला आएगा वो लिम सुप, और जो छोटा वाला आएगा जी लिम इन्फ। जैसे ये क्वेश्चन जैम का आया हुआ है, इसमें देखो ये सब सीक्वेंसेस हैं 2 3 4 5 6, ये डिफरेंट टर्म्स हैं सीक्वेंस की, यही रिपीट होंगी बाद में 2 3 4 5 6, फिर आगे आएगा 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, चलता रहेगा। तो जब लिमिट निकालोगे तो खुद तो ये कन्वर्जेंट है नहीं, लेकिन एक सब सीक्वेंस 2 वाला तुम बना सकते हो इस तरह से, दूसरा सब सीक्वेंस 3 वाला तुम बना सकते हो, तीसरा सब सीक्वेंस 4 वाला बना सकते हो, चौथा सब सीक्वेंस 5 वाला, 5 वाला, 5 सब सीक्वेंस यहाँ पे है जो कन्वर्जेंट है। तो लार्जेस्ट लिमिट क्या होगी? 5। हाँ, अरे 5 या 6? जो लार्जेस्ट लिमिट है वो 6 है, और स्मॉलेस्ट लिमिट क्या होगी? 2 होगी। तो इसीलिए कि जो आपका लिम सुप है कि जो सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है उसका जो लार्जेस्ट लिमिट, मतलब किसी सब सीक्वेंस की लिमिट तुमने लिस्ट बना ली कि लिमिट क्या क्या हो सकता है, सेट बना लिया मान लो। अब उसमें जो लार्जेस्ट मेंबर है वो लिम सुप है, जो स्मॉलेस्ट मेंबर है वो लिम इन्फ है। तो यहाँ जो सब सीक्वेंस की लिमिट या तो 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी या 5 होगी या 6 होगी, यही होगी किसी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस की लिमिट। तो उसमें लार्जेस्ट 6 है, स्मॉलेस्ट 2 है, तो लिम सुप 6 हो गया, लिम इन्फ 2 हो गया, तो उसका सम 8 आ गया आंसर इस क्वेश्चन का। ये 2022 का क्वेश्चन नंबर 41 है, ठीक है, 2022 एग्जाम का। यस, ये बाउंडेड के लिए ही डिफाइंड है, क्योंकि बाउंडेड के लिए ही गारंटी है कि कोई सब सीक्वेंस मिलेगी जो कन्वर्जेंट होगी। अगर बाउंडेड नहीं है तो कोई गारंटी नहीं है ना कि उसकी सब सीक्वेंस मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी।
बोजानो-वेस्ट्रास थ्योरम कहता है कि हर बाउंडेड सीक्वेंस के पास कम से कम एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी। तो अगर कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और उसी सब सीक्वेंस की लिमिट को ही हम लिम्सुक लिमिट बोलते हैं। ये जो लिम्सुक लिमिट है क्या है, सब सीक्वेंस की लिमिट है एक्चुअली। तो इन जनरल हर सीक्वेंस के पास सब सीक्वेंस जरूरी नहीं कन्वर्जेंट हो, बाउंडेड है तभी उसके पास सब सीक्वेंस होगा जो कन्वर्जेंट होगा। अगर अनबाउंडेड सीक्वेंस है तो उसका कोई सब सीक्वेंस तुम्हें मिलेगा नहीं जो कन्वर्जेंट होगा। तुम चेक कर लो कोई भी। बताया गया था कि अनबाउंडेड होगा तो कन्वर्जेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। नहीं कैसे होगा, मतलब तुम बना सकते हो चाहो तो, कैसे होगा? अनबाउंडेड में सब कुछ को लिया जाएगा तो मैं कन्वर्जेंट या कन्वर्जेंट नहीं होगा। सब सीक्वेंस में और मे नॉट बी, हाँ मतलब उसका कोई गारंटी नहीं है हालांकि, ठीक है मैं करेक्ट करता हूँ। जैसे कोई अनबाउंडेड सीक्वेंस बताओ जिसका कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस आ जाए, कोई एक बताओ, कोई भी ट्राई करो, कोई एक अनबाउंडेड सीक्वेंस बताओ जिसकी सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही हो। Sir, an is equal to 2 if n is even and is equal to n if n is odd. हाँ तो यहाँ पे हो गया कि ऑड टर्म इन्फिनिटी पे जा रहा है, नहीं तो एक सब सीक्वेंस आपको मिल जाएगा, है ना। ओके सो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर सीक्वेंस अनबाउंडेड है तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन गारंटी किसके लिए है, बाउंडेड के लिए है ना, कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो गारंटी है कि उसका सब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। जैसे इन्होंने बताया कि कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड है या नॉट कन्वर्जेंट है तो सब सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, कन्वर्जेंट भी डाइवर्जेंट भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए नहीं है। तो ये जो रिजल्ट है लिम्सुक लिमिनफा, ये बाउंडेड के लिए बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अनबाउंडेड में सब सीक्वेंस के लिए नहीं बनी है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाहो तो अनबाउंडेड के लिए भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन हमने डिफाइन किया बाउंडेड के लिए, बुक्स में भी है, वो भी सेम लॉजिक होगा। अगर ऐसा करोगे तो सेम ही लॉजिक होगा कि अगर मतलब अनबाउंडेड के लिए भी अगर मान लो तुम्हें कोई सब सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है, मान लो अनबाउंडेड के लिए कि अगर सब सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है कन्वर्जेंट, तो फिर सेम लॉजिक लगाओ कि जो सब सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट है पहले उसको कलेक्ट कर लो, उनमें से जो लार्जर लिमिट वाली सब सीक्वेंस है वो होगी और लोअर लिमिट वाली लिमिट होगी, लार्जर लिमिट वाली लिम्सुक होगी, वैसे ही। तो उस केस में प्लस माइनस इन्फिनिटी भी आंसर आ सकता है अनबाउंडेड वाले केस में, कर सकते हैं डिफाइन, कुछ बुक वैसे भी डिफाइन कर रखा है, ठीक है ना। जैसे तुम इसी में देख लो ये इसके मापा में भी तुम देखोगे डिफाइन कर रखा है, अनबाउंडेड के लिए भी इसने फाइन कर रखे हैं। लेकिन जनरली इसका जो रिलेवेंस है बाउंडेड के लिए, जो भी क्वेश्चन अभी जैम में आए, 2 क्वेश्चन में देखा, एक साइन π/6 था ना, n π/6, वही बाउंडेड सीक्वेंस था, ये भी बाउंडेड है तो उसके लिए डिफाइन कर रखा है। अदरवाइज जनरलाइज किया जा सकता है कॉन्सेप्ट को, तो लेकिन फिर भी मीनिंग सेम ही रहेगी, मीनिंग वहाँ भी वही रहेगी कि जो भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस होंगे उनकी जो लार्जेस्ट लिमिट्स हैं वो लिम्सुक है, जो स्मॉलेस्ट लिमिट वाली है वो लिमिट है, वो लिमिट है, मीनिंग सेम ही रहेगी, ठीक है। चलो सर आखिरी वाला जो एग्जांपल था वहां पे बाउंडेड कैसे हो रहा है सीक्वेंस, एक्सप्लेन करते हैं। यस सो आप इसके टर्म्स को देखिए कैसा हो रहा है। सो नाउ यू सी द टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म इफ वी विल कैलकुलेट, सो व्हाट इज दिस, -2। सेकेंड टर्म if we take, so it is 3/2 plus third term if you take, so -4/3, and fourth term you will take plus 5/4। so देखो ये -2 -4/3, अगला आएगा -5/4। so at the end ये कहाँ चला जाएगा, 1 के पास चला जाएगा। एक मिनट, कहाँ पे, -1 के पास चला जाएगा ना। so if you collect these subsequences, अगर आएगा तुम्हारे पास -1 प्लस कितना, 1/5, कितना आएगा, 6/5, राइट। सो ये बाउंडेड ही होगा। अब देखो जैसे अब इसके जो यहां से भी तुम देख सकते हो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कहाँ जा रही है, तुम जस्ट चेक करो। जब n मान लो तुम्हारा इवन है और इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, सो व्हाट इज वैल्यू, 1। when n is even and approaching to infinity, so value is 1. when n is odd approaching to infinity, so what is value of limit of sequence, -1। तो इसका मतलब ये हो गया कि कभी भी -1 से नीचे नहीं जाएगी, -1 पे कन्वर्ज कर जाएगी एक सब सीक्वेंस ऑड n के लिए, और दूसरी सब सीक्वेंस इवन n के लिए 1 पे कन्वर्ज कर जाएगी। सो 2 सब सीक्वेंस होंगे जो कन्वर्जेंट होंगे यहाँ पे। एंड बाउंडेड क्यों है, क्योंकि देखो वैल्यू -2 से और कम नहीं होगी, माइनस जो ऑड सब सीक्वेंस है
ऑड टर्म्स हैं वो -2 और -1 के बीच ही रहेगी, और जो इवन टर्म्स हैं वो किसके बीच रहेगी, 1 और 3/2। 3/2 के बीच रहेगी। यस, सो जो भी ये वैल्यू घटती जाएगी ना, 3/2 इज 1.5 एंड दिस इज 1.25, तो वैल्यू इज गेटिंग डिक्रीज। एंड कहां तक डिक्रीज करेगी, देखो 1.5 है, 1.25 अगली बार और घटेगी, और जब n बहुत लार्ज हो गया तो 1 हो जाएगी। तो मीन्स द इवन टर्म्स आर बिटवीन 1 एंड 1.5, ऑड टर्म्स आर बिटवीन -1 एंड -2। इज इट क्लियर? यस। हाँ, सो इसीलिए बाउंडेड हो गया। अच्छा क्या पूछ लिया आपने, है ना? सो ये बाउंडेड है। जैसे पहले इनिशियली देख लो, इनिशियली बाउंडेड आ रहा है, देन तुम लार्ज एन के लिए देख लो कि वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है ना। सो इस तरीके से मतलब एक तो था -2, तो जो ऑड एन के लिए इंक्रीज हो रही है वैल्यू, और ये -1 तक जाएगी, है ना। और इवन के लिए स्टार्ट हुआ 3/2 से, 1.5 से, और ये डिक्रीज होके 1 तक आ जाएगी। सो जो इवन टर्म्स हैं वो डिक्रीज कर रही है, 1.5 से 1 तक आ जाएगी। जो ऑड टर्म्स है वो -2 से इंक्रीज होके 1 तक चली जाएगी, इस तरीके से। तो एक सबसीक्वेंस 1 पे कन्वर्ज कर रही है, एक सबसीक्वेंस -1 पे कन्वर्ज कर रही है। तो इसलिए लिमसुप 1 है, लिमिट -1 है। और लिमिट की प्रॉपर्टी हमेशा n टेंड्स टू इंफिनिटी पे बात करते हैं हम लोग, है ना। सो लार्जर n के लिए बात करते हैं। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट चीज एक रिजल्ट है। जैसे तुम चेक करो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि मान लो अगर ऐसा है, सो राइट वन क्वेश्चन, इससे थोड़ा क्लियर होगा चीजें। सो क्वेश्चन इज इफ an इज, तुम्हारे पास है sin n π/2, ठीक है। सो an इज sin n π/2 and bn is cos n π/2. So an is a sequence sin n π/2, bn is a cos n π/2. अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? So the options are then option A, lim sup of an plus lim sup of bn is more than equal to lim sup of an plus bn। हालांकि वेरीफाई करवाना चाह रहा हूं मैं। सो सेम स्टेटमेंट लिखूंगा, बस इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे ना। सो एक मिनट, तो इसको ना जस्ट इसकी इनइक्वालिटी चेंज कर देते हैं। या इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो सुप्रीमम की जगह इन्फीमम कर देता हूं। नाउ यू ट्राई, क्वेश्चन यही है, आप समझ पा रहे होंगे। कौन सा? ए एंड डी? ओके,
सो ए एंड डी, बाकी लोग वेरीफाई कीजिए। यस सर एंड ठीक है, ये करेक्ट है। ओके, हालांकि ये कोइंसिडेंस इसी एग्जांपल के लिए नहीं, मैं कोई भी सीक्वेंस लूंगा तो ए एंड डी करेक्ट होगा, क्योंकि ये थ्योरम है एक्चुअली। तो मैं अभी थ्योरम आगे लिखूंगा, मैं वेरीफाई करवाना चाह रहा था। सो ए एंड डी इसी सीक्वेंस के लिए नहीं, किसी भी सीक्वेंस के लिए ट्रू रहेगा। ए एंड बी एन वट एवर बाउंडेड सीक्वेंस यू चूज, इट विल बी करेक्ट। ठीक है ना, वेरीफाई करो इसको, देखो तो इसको अगर आप चेक करोगे चलिए ट्राई करते हैं। तो इसमें सिंपली क्या है, सो आपने इसका देखा था ना, ए एन के अगर टर्म्स आप देखो ए एन में क्या क्या है। सो व्हेन यू पुट n इज इक्वल टू 1 sin 91, 2 रखोगे 0, 3 रखोगे -1, 4 रखोगे 0, यही टर्म्स आएंगे। आगे रिपीट होगा, मतलब दे विल रिपीट 1 0 -1 0 1 0 -1 0 डॉट 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 चलता रहेगा ये। ठीक, bn के टर्म्स अगर आप कलेक्ट करो, सो व्हेन n इज इक्वल टू 0, सॉरी n इज इक्वल टू 1 से ना, नेचुरल नंबर होता है, n इज नेचुरल नंबर। सो व्हेन यू पुट n इज इक्वल टू 1, तो sin 90 कितना हो गया, सॉरी cos 90 0, सो 0, 2 रखोगे cos पाई -1, ठीक है ना, n को 1 रखा, 90 0, cos पाई -1, cos 3 पाई बाई 2 0, cos 2 पाई 1, ये रिपीट होंगे फिर 0 -1 0 1, इस तरीके से 0 -1 0 1 डॉट 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 चलता रहेगा। नाउ यू डिफाइन अ सीक्वेंस ए एन प्लस बी एन। तो हमने बात किया था ए एन प्लस बी एन के बारे में, यू जस्ट ऐड करस्पॉन्डिंग टर्म्स। सो कितना आ जाएगा, 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1, ये चलता रहेगा। इस तरीके से लिख लो। सो आप खुद से देख लो वेरीफाई करके। सो लिमसुप ऑफ ए एन, बताइए मुझे आप लोग, ए एन के लिमसुप क्या है? यही टर्म रिपीट हो रही है ना बार बार, तो जो यही टर्म रिपीट हो रही है बार बार, इसमें जो लार्जेस्ट कौन सी एक सबसीक्वेंस आएगी, इसकी लिमिट 1 आएगी। और लिमिट्स लिमसुप ऑफ बी एन, तो बी एन में भी यही टर्म रिपीट हो रही है बार बार, तो ये 1 ही हो जाएगी। अब मुझे चाहिए लिमसुप ऑफ ए एन प्लस बी एन, मैंने सम ऑफ सीक्वेंस निकाले तो करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड कर दिए, कितनी आई थी 1 अगेन, है ना। तो अब सिंपली रिलेशन देख लो क्या है, तो जो इंडिविजुअल सुप्रीमम था उसका सम 2 है, और सम ऑफ सीक्वेंस का जो सुप्रीमम है लिमसुप है वो 1 है। तो इंडिविजुअली जो सुप ले रहे हो आप उसकी वैल्यू ज्यादा है देन दिस, ओके। sometimes they may be equal, okay. So again lim inf of an, so an की lim inf -1, lim inf of bn -1, lim inf of an plus bn, है ना। अब एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इक्वल भी लगा देगा कहीं पे, है ना, इसी में इक्वलिटी लगा देगा स्ट्रिक्ट। सो दिस इज सम का भी -1 ही है। सो अगेन इंडिविजुअली यू विल ऐड टू लिम इनफ, द वैल्यू इज स्मॉलर, है ना, देन द सम का जो इन्फिमम है, तो ये जस्ट -1 है और ये -2 हो गया। सो इस तरीके से, सो ए एंड डी करेक्ट है।
और ये सिर्फ इसी एग्जाम्पल में करेक्ट नहीं है, ये किसी भी एग्जाम्पल में करेक्ट होंगे क्योंकि ये थ्योरम है। तो मैं अगला थ्योरम लिख देता हूँ। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट इन ऑल केसेस। सो ये जस्ट एक वेरिफिकेशन के लिए था कि जस्ट वेरीफाई इट फॉर द एग्जाम्पल। ओके, सो द थ्योरम इज मैं बुक के स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, बुक में जैसे लिखा है। इन लोगों ने let A and Bn are bounded sequences, ठीक है ना। देखो लिमिट जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आएगी तो उसमें कोई तुम वो नहीं कर सकते, रिजल्ट ही लिख सकते, इसलिए हम लिमिट उसके लिए लिखेंगे जहाँ गारंटी हो। तो बाउंडेड है तो मुझे गारंटी है कम से कम एक सब सीक्वेंस है जो कन्वर्ट होगी, तो मुझे ये पता है कि लिम्स ऑफ लिमिट एडजस्ट करना ही है। अगर सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है तो कोई गारंटी नहीं है, कन्वर्ट कर भी सकती नहीं भी कर सकती, तो हम वैसे कुछ नहीं लिख सकते। सो एन एंड बी एन आर बाउंडेड सीक्वेंसेस, ठीक है। सो देन तो हमने भी क्या ऑब्जर्व किया, पहला पॉइंट ये ऑब्जर्व किया कि इंडिविजुअली सुप्रीमम लोगे आप lim sup of an and lim sup of bn. Individually you will add, it will be more than equal to lim sup of sum, ये देखा हमने। एंड दूसरा स्टेटमेंट कि लिम इन इंडिविजुअली लो आप, so that will be smaller than equal to lim inf of sum, ठीक है। तो ये रिजल्ट हो गया। एंड सिमिलर रिजल्ट होल्ड फॉर प्रोडक्ट ऑल्सो। सो सिमिलर रिजल्ट होल्ड फॉर, ये सम के लिए था, सिमिलर रिजल्ट होल्ड फॉर प्रोडक्ट ऑल्सो। सो प्रोडक्ट मतलब सम की जगह प्रोडक्ट लिख दूं तो भी ये काम हो जाएगा। तो मैं इसी को रिपीट कर देता हूं इस थ्योरम को। So similar result will hold for product also. तो यहाँ into होगा, into और यहाँ पे an into bn है, an into bn है, यहाँ into है, ठीक है। So similar result hold for this also, product also. एक मिनट, यहाँ थोड़ा वो नहीं लग रहा, गलत हो गया, नहीं नहीं एक मिनट, थोड़ा चेंज होगा ना, क्योंकि आई थिंक आई हैव टू चेंज द इनइक्वालिटी। क्योंकि देखो पिछले एग्जांपल में क्या हुआ था, लिमिट कितना आया था इसका, -1 है ना। सो प्रोडक्ट तो पॉजिटिव हो गया। सो हालांकि थ्योरम ठीक है, मतलब वो मैं इनइक्वालिटी का ध्यान नहीं दे रहा हूँ। सो एक मिनट, सो आई हैव टू सी। सो सिमिलर रिजल्ट विल नॉट होल्ड, ओके। सो हमें देखना पड़ेगा जो पिछला एग्जांपल था उसके लिए वेरीफाई करो, क्योंकि देखो थ्योरम्स होते हैं ना वो इन जनरल करेक्ट होते हैं, तो बस मैं वेरीफाई कर रहा हूँ एग्जांपल से ताकि इनइक्वालिटी गड़बड़ ना हो। तो पिछले एग्जांपल में क्या हुआ था, जो इन्फ है -1 आया था। अच्छा प्रोडक्ट का क्या आएगा, फिर प्रोडक्ट का देखना पड़ेगा ना, ओके ओके। सो प्रोडक्ट करते तो क्या होता, यू सी है, मतलब वेरीफाई कर लो, जिसमें ये बोलना चाहो वेरीफाई कर लो एक बारी। सो क्या होगा 0 0 0 0, ओके। चेक करो, अगर मैं सीक्वेंस प्रोडक्ट लिखता तो प्रोडक्ट में क्या क्या टर्म्स आएंगे, मैं ये पूछ रहा हूं आप लोगों से। समझ आ रहा क्या पूछ रहा हूं आपसे मैं? प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट सीक्वेंस होंगी ए इंटू बी एन, उसके टर्म्स कैसे होंगे? 0 0 0, करस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 इंटू 0 है ना, सो 0 0। बस मैं वेरीफाई करना चाह रहा हूँ, फिर मैं रिजल्ट लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो वेरीफाई करके रिजल्ट लिखना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो थ्योरम्स क्या है, इन जनरल ट्रू है, तो कोई एग्जाम्पल उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर नहीं सकता, तो उसको सपोर्ट ही करेगा। कोई भी एग्जाम्पल ले लो तुम, क्योंकि वो इन जनरल ट्रू स्टेटमेंट है ना, थ्योरम्स तो इन जनरल ट्रू स्टेटमेंट, तो कॉन्ट्रडिक्शन है कोई चांस ही नहीं है। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको जरा वेरीफाई कर लो यहाँ से
कि ए एन इंटू बी एन का जो इंडिविजुअली जो हमारे पास था -1 इंटू -1 था, सो ये इनफिनिटी बात कर रहा हूँ, +1 हो गया और ये अभी प्रोडक्ट का 0 आया है, तो कौन सी ज़्यादा है, ये रिजल्ट हो गया, यहाँ चेंज हो गया ना। इंडिविजुअल सीक्वेंस के इन्फिनिमम का प्रोडक्ट लोगे दैट विल बी मोर देन इक्वल टू द प्रोडक्ट का इन्फिनिमम लोगे, तो सुप्रीमम में क्या हो रहा है यहाँ पे देखो 1 1 और यहाँ 0 है ना। सो ये तो है 1 1 और यहाँ है 0, तो कौन सा ज्यादा हुआ, दोनों ज्यादा हो गया। नहीं मैं चेक करूं 0, व्हाट आई एम सेइंग, यहाँ प्रोडक्ट सीक्वेंस है ना, सो प्रोडक्ट का सुप्रीमम कितना है यहाँ पे, वो भी 0 है। ओके समथिंग इज रॉन्ग, इस बुक में क्या लिखा है इसने, लेमसुप जो है आई थिंक ऐसा कुछ रिलेशन नहीं होगा फ्रेंड, इसने गलत लिखा है, चेक करो एक बार कि मैं दूसरा एग्जांपल बनाता हूं इसमें। आप लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जो पिछले एग्जांपल हमने बनाए हैं उस एग्जांपल के हिसाब से मैं थ्योरम बनाना चाह रहा हूं। सो उसमें क्या है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट सीक्वेंस है उस प्रोडक्ट में हर टर्म तो 0 ही है, अगर हमने गलत नहीं लिखा है तो, ठीक है ना। सो जो प्रोडक्ट की सुप्रीमम है वो तो 0 हो गई फिर, तो यहाँ तो ये मतलब 1 1 तो ऐसा हो गया ना, तो दोनों सेम रूल फॉलो करेगा। कोई दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। आई थिंक इस एग्जांपल में ड्रॉप करता हूँ, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, इस बुक में शायद गलत लिखा है। सो कोई और एग्जांपल लेकर ट्राई करते हैं। देखो जैसे मान लो मेरे पास सीक्वेंस है ए एन है, जैसे मान लो कि 1 2 1 2, अब ये लेके देख लेते हैं 1 2, ठीक है ना, और बी एन है मेरे पास, अज्यूम करो 2 1 2 1 2 1, ठीक है। सो इसके लिए चेक करो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। सो जो मेरे पास प्रोडक्ट सीक्वेंस आएगा ए एन इंटू बी एन, फिर से मैंने जो लिया है वो प्रोडक्ट 2 2 2, अच्छा 2 1 2 1 2 1 चल रहा है, तो हर बार 2 हो जाएगा ना, 2 2 2 2 इस तरीके से है। सो एक बार वेरीफाई कीजिए आप लोग लास्ट थ्योरम, क्योंकि ये हर बुक में है नहीं, इसी बुक में लिखा, मुझे थोड़ा ट्रस्ट नहीं हुआ, इसे वेरीफाई कर रहा हूँ। सो फोर ज़्यादा है 2 से, और यहाँ 1 2 से, तो गलत हो गया ना। इसका मतलब इस तरह कोई थ्योरम बनाना वो डिफिकल्ट, इसने गलत लिखा हुआ है फिर, है ना। सुप्रीमम को बोल सकते हैं, इन्फिमम में नहीं हो रहा है। यू रिमूव दिस थ्योरम, इस तरह का रिजल्ट। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस एग्जाम्पल के लिए जो मैंने भी बनाए हैं, इस एग्जाम्पल के लिए स्टेटमेंट ए तो ट्रू है, बी फॉल्स आ रहा है ना। और पिछले एग्जाम्पल के लिए क्या हुआ था हमारा, जैसा सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म लेगा तब ऐसा कुछ होगा। ओके पॉजिटिव टर्म के सीक्वेंस के लिए होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है एक्चुअली, कि बाउंडेड सीक्वेंस तो है, एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करूंगा तब ट्रू हो जाएगा। सो उस केस में तो कंक्लूजन इज नाउ दिस, कि फाइनल क्या हुआ,
सो ये पिछला वाला हमारा वो जो हमने जो पिछले सीक्वेंस लिए हैं एक्चुअली, दिस सीक्वेंस इज, इसमें टर्म्स नेगेटिव भी है, तो जो थ्योरम्स है बुक में वो सिर्फ पॉजिटिव के लिए करेक्ट होंगी, ठीक है। सो ए एन बी एन आर बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, देखो यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ, ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, तभी ये करेक्ट होगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो अब जो इस सीक्वेंस के हिसाब से आंसर आएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये अलग अलग क्यों आ रहा था आंसर, और मुझे थोड़ा कंफ्यूजन क्यों हो रहा था, क्योंकि ये लिखना पड़ेगा इसमें पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना, क्योंकि यहाँ मैंने टर्म्स पॉजिटिव लिए तो इसका रिजल्ट अपोजिट आ रहा था, और यहाँ सीक्वेंस में नेगेटिव भी है टर्म्स तो अलग आ रहा था, तो इसका मतलब ये थ्योरम है एक्चुअली ये पॉजिटिव रियल नंबर का ट्रू, अब ये करेक्ट होगा। सो प्रोडक्ट का सुप है 2 और इंडिविजुअली है इन्फिमम यहाँ पे क्या है 2 है, और इंडिविजुअली 1 into 1 है। सो दिस इज ओके नाउ, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो सो सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट चेक कर लो तुम लोग भी। ओके तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि लाइक लिमसुप क्या होता है, लिमिन्फ क्या होता है, फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस किए। ये 2 थ्योरम है, हालांकि एक और थ्योरम था जो ये वाला है ना, कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होंगी इफ एंड ओनली इफ लिमसुप और लिमिन्फ इक्वल होंगी इसके, ठीक है। सो ये हमने रिजल्ट किए, क्वेश्चंस कुछ इतने ही थे। और सो नेक्स्ट क्लास में कॉची सीक्वेंस नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। सो इस पे कुछ क्वेश्चंस और हम ट्राई कर सकते हैं अगर चाहें तो। सो कॉची सीक्वेंस नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। बाकी सीक्वेंस के कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में देखे थे ना, सो अभी बाकी क्वेश्चंस भी हो ही गए होंगे। हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं अभी, और कुछ और देख लेते हैं अगर ऐसे कुछ है तो। ये तो हो गया। दिस यू कैन ट्राई। चलिए गेट 2022 स्टैटिस्टिक्स का ये क्वेश्चन है, अब ट्राई करके देखिए क्या आएगा। मैं इसको इधर इंसर्ट लेके भेज देता हूँ। सो आपको डिसाइड करना है 2 स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सो प्लीज ट्राई दिस। तो विजिबल होगा आप लोगों को। तो आप लोग ट्राई कीजिए। आज हम नया टॉपिक यही, आज मैंने बस वही लिमसुप लिमिन्फ किया, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसको अभी जो पहले पढ़ चुके हैं अभी, आप ट्राई कीजिए इसको।
जब आंसर आ जाए बता देना, आप लोग ट्राई करो, जो भी आंसर है बता देना। हमने इस तरह क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए थे, लास्ट टू लास्ट क्लास आई थिंक। इतना टाइम लगेगा क्या? अरे यार, जिनका भी आंसर है क्विकली बताना। आपको बताना है कि स्टेटमेंट 1 ट्रू या फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू या फॉल्स है, यही बताना है आपको। अरे भाई कोई हो क्लास में, कुछ इतना टाइम थोड़ी लगेगा इसमें। Statement 1 is false. अच्छा, ये आपको फॉल्स लग रहा है, ओके। और व्हाट अबाउट दिस इज फॉल्स, व्हाट अबाउट 2? अरे गेट वाले लोग तो बताओ, जो लोग गेट के एस्पिरेंट हो वो तो बताओ आंसर। देखो A1 की वैल्यू मुझे दे रखी है 3 है, A1 3 है ना, यहाँ पुट करो, n को 1 रखो, क्या होता है? सो n को जब तुम 1 रखोगे तो क्या होगा? 8 अपॉन A2 इज इक्वल टू 7 अपॉन A1 प्लस A1 स्क्वायर 340 अपॉन 343। A1 तुम्हारा 3 है, रखो इसको 3, सो 7/3 9 अपॉन 343। सो 8 अपॉन A2 इज इक्वल टू 7/3 प्लस 9 से कैंसिल करो, इसको कैंसिल होगा कि नहीं? नहीं होगा, तो इसका एलसीएम ले लो, यहां से A2 निकाल के बताओ कितना आएगा, सिंपल। सो कैन यू कैलकुलेट A2 फ्रॉम हेयर? 8 अपॉन A2 इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। सो क्या आप मुझे A2 बता पाओगे? अच्छा, ये 7 का क्यूब है। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड रहता है तो आप यूज कर सकते हो, है ना। इसका सर सेकंड क्यों लग रहा है एज हाँ, n is less than 7? A2 आया क्या आपका? No, no, I am not calculating A2. I am answering the second जो option है, that will be true. Okay, that you are saying true. Okay, but the question I'm asking is, मैं A1 पता है, मैं A2 फाइंड कर रहा हूँ, so A2 is what?
यहाँ से कैलकुलेट करो ना आप लोग। सो एलसीएम लूंगा 3 इंटू ये 7 का क्यूब है, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 4 प्लस 9 3 ज़ा 27, यही ना। तो ये A2 नहीं है, यहाँ पे 8/A2 है अभी है 8/A2, ऐसे कुछ होगा ना, देखो। सो व्हाट इज A2, ये है। हालांकि एक नहीं भी फाइंड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, देखो ऐसे ही आंसर आ जाएगा। सो अगर तुम लिमिट लगा दो, यू अप्लाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये क्या होगा 8/L इज इक्वल टू 7/L प्लस L स्क्वायर अपॉन 343। कैन यू फाइंड L फ्रॉम हेयर? सो इसको इधर बुलाओ। सो 1/L इज इक्वल टू, सो L की वैल्यू आ गई 7। यस और नो, चेक करो। Yes. सो इसका मतलब तुम्हें फॉल्स क्यों लग रहा है? पहला टर्म 3 है और जब n इन्फिनिटी पे गया तो 7 हो गया वैल्यू। इसका क्या मतलब है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज 7, यही ना। Increasing. ऑब्वियसली इंक्रीजिंग ही होगा ना, क्योंकि 7 तक पहुंचा कैसे? an plus 1 minus n करेंगे तो 1 का शायद नेगेटिव आ रहा। नहीं नहीं, वैसा नहीं होगा, इसलिए मैं A2 फाइंड कर रहा था। A2 से तुम्हें दिख जाएगा, तुम यहाँ से A2 निकालो, तुम्हें A2 3.39 आ रहा है। फाइन। तो आप अब बताओ, तो तुम जो कह रहे हो, अगर तथागत जो तुम कह रहे हो कि इंक्रीजिंग नहीं है, तो इसका मतलब है कि A1 से कम आना चाहिए था। Yes, yes, okay. तो आपने कहीं मिस्टेक किया, जनरल मत करो। देखो इंक्रीजिंग का डेफिनेशन था कि A1 इज लेस देन A2 इज लेस देन A3 इज लेस देन A4 इज लेस देन A5, इस ऑर्डर में। तो मैं A2 से ही मुझे दिख जाएगा, और अगर नहीं भी करता मैं ये, तो मुझे यहां से दिख गया। सिर्फ इतना करूं ना, देखो यहां से आप क्या करो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ जस्ट। सो an plus 1 and an will converge to the same limit because n is very large, n टेंस टू इन्फिनिटी है। सो इससे मैंने जहां जहां an है जस्ट मैंने l पुट कर दिया, तो 1/l हो गया, ये आया, तो l क्यूब इज इक्वल टू 343, l इज 7। सो मींस जब फर्स्ट टर्म 3 है आपका, सेकंड टर्म में इंट्यूशन के लिए निकाल रहा था, तो फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 3.39 है, थर्ड टर्म चाहो तो निकालो, उससे और ज्यादा आएगा, फोर्थ टर्म इस तरह ज्यादा आता रहेगा। जब n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो आपकी वैल्यू 7 हो रही है। सो मींस दिस सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग, दिस इज ट्रू, एंड दिस कन्वर्जेस टू अ वैल्यू इन द इंटरवल 3 to 7, 7 क्लोज लगा हुआ है, दिस इज आल्सो ट्रू, सो बोथ आर ट्रू। So this was just for intuition, otherwise you can decide from here also कि first term is 3 and when n is very large value is 7, so 3 से 7 तक पहुंचा कैसे? So they increased, sequence increased ना, so it is increasing। और हम जानते हैं ना, if sequence is increasing it converges to the supremum, है ना, least upper bound। सो इतना ही काफी है इंट्यूशन के लिए, और उतना काफी है समझने के लिए, बाकी और करने की जरूरत नहीं है आपको, एग्जाम में इतने से ही हो जाएगा। सो इसका आंसर देख लेते हैं, इसमें ऑफिशियल आंसर की भी अटैच्ड है। सो हमने क्या देखा, सो इस क्वेश्चन में हमने जो डिसाइड किया ये कि फर्स्ट सेकंड दोनों ट्रू ऑप्शन है, राइट, इंक्रीजिंग भी है और वैल्यू कन्वर्ज करी 3 7 के बीच, बोथ आर ट्रू ऑप्शंस। सो बोथ 1 and 2 सी ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए। कौन सा क्वेश्चन है? 21। सो 21 क्वेश्चन में अभी बहुत आगे जाना है, 65 क्वेश्चन है टोटल। यस, अब मैं क्वेश्चन नंबर भूल गया, आप लोगों को याद है कौन सा था? 21, ओके। 21 का आंसर है सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2, ठीक है। सो 21 का सी ऑप्शन है, बोथ 1 and 2, मतलब सी ऑप्शन था, बोथ 1 and 2 आर ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से
सब सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है. So try this question. Question number 50. ओके, ए ट्रू है. अच्छा, So A and B are in इन A और B तो है. ए एंड बी ट्रू लगा आपको. ओके, सो आप पहले डिस्कार्ड करने की कोशिश कर सकते हो. सो सम सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर कन्वर्जेस. सो सीक्वेंस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्स एन प्लस.
तो मतलब प्लस का मतलब मैक्सिमम ऑफ जीरो और ए, जो भी ज्यादा होगा। अगर सीक्वेंस मान लो कोई नंबर नेगेटिव है तो एक आप लोगों से एक ने आंसर दिया है ए एंड बी, बाकी लोग ठीक है ना। ये किस ईयर का क्वेश्चन है ये? गेट 2023 का ही है। अच्छा इसका आंसर एक बार देख क्या है, 50 ना। ए बी सी, ठीक है ना, इसका आंसर जो है ए बी सी है। इसमें से गेट में मल्टीपल करेक्ट में से अगर हम एक को जो सही है वो टिक करते हैं तो पार्शियल मार्क्स मिलते हैं? नहीं, पार्शियल नहीं है, आपने निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, आपने ऑल करेक्ट चूज किए तभी मार्क्स मिलेंगे। एक ज्यादा या एक कम चूज किए तो आपको मार्क्स 0 मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अपना एडवांसमेंट है ऐसा है? हाँ, वहां पे जेडब्ल्यू में ऐसा पार्शियल का सिस्टम है, यहाँ नहीं है। चलिए देखो रिजल्ट, अगर जैसे कोई एग्जांपल है कि आप डिस्कार्ड करने की कोशिश कर सकते हो आप। जैसे मान लो अब ऐसा है, जैसे मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, जैसे मान लो अब ये जैसे टर्म्स इन्होंने लिखा है xn प्लस, तो xn प्लस का मतलब हुआ कि मैक्स ऑफ सीक्वेंस xn कॉमा 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि वैल्यू 0 आएगी अगर आपकी सीक्वेंस नेगेटिव है ना। और xn की जो भी लिमिट, अगर लिमिट की बात कर रहे हो आप तो सो xn होगी दिस इज मोर देन इक्वल टू 0, या कहीं भी इक्वल लगा लो आप, सो है ना, या यहाँ पे आप 0 लगा लो चाहो तो यहाँ 0 हटा सकते हो, जस्ट मोर देन 0 है तो इस तरह से होगा। इज इट राइट? मैक्सिमम का जो भी लार्जर होगा, सो जो भी लार्जर है वो आंसर आएगा। सेम थिंग मीन के लिए है, डेफिनेशन आप जानते हो ऑलरेडी। मैं जस्ट इसको डिफाइन कर रहा हूँ, मैं बस इसको डिफाइन कर रहा हूँ कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस। तो इसका मीनिंग है कि 0 होगा अगर a लेस देन इक्वल टू 0 है, a आएगी अगर a आपकी पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे वैसे ही है कि वैल्यू, अब ये माइनस a है ना, सो a माइनस का मतलब हुआ कि जो भी लार्जर है वो आंसर होगा। ठीक है ना, तो अगेन यहाँ पे 0 होगी अगर माइनस a आपकी मोर देन 0 है, मतलब a नेगेटिव है। हालांकि क्या लिख रहा हूँ मैं, मतलब xn जो nth टर्म में अगर वो नेगेटिव आ रहा है देन कीपिंग 0। माइनस a कब होगा, जब a अच्छा पॉजिटिव हो, यहाँ लेस देन लिखना पड़ेगा। सो लेस देन इक्वल टू an, मतलब अगर बात करें an मोर देन इक्वल टू 0 है, सो प्लस an मोर देन 0 है। यहाँ ये है कि a अगर मोर देन 0 है ना, तो ऐसा होगा, और a अगर लेस देन 0 है तो ऐसा होगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो आपका सीक्वेंस है -1 की पावर n, मान लो एग्जांपल से मैं डिस्कार्ड करने की कोशिश करता हूँ। सो अभी आप जैसे इसका स्क्वायर क्या हो गया, xn का स्क्वायर जस्ट एक पॉजिटिव सीक्वेंस आ गया ना। सो xn स्क्वायर कन्वर्जेस, यस, सो दिस इज ट्रू, दिस इज कांस्टेंट सीक्वेंस, सो दिस कन्वर्जेस and so both this plus and this minus converges। so हालांकि मुझे लग रहा है ये बोल रहा है क्या, मिनिमम है ना, ये मैक्सिमम ऑफ माइनस a 0 मतलब क्या, कैन वी राइट इट लाइक,
मतलब मिनिमम ऑफ जीरो एन ए, इस टाइप से कह सकते हैं हम। माइनस ऑफ छोड़ो उसको, फिर डिफाइन करना पड़ेगा। सो सिमिलरली यहाँ पे चेक करो आप कि एक्स एन प्लस अगर आप डिफाइन करोगे, तो ये सीक्वेंस में हर एक टर्म को बता रहा है क्या? हाँ ये एक्चुअली ये सीक्वेंस उस तरीके से ही डिफाइंड है, मतलब जैसे यहाँ पे देखो, हाँ मतलब अगर आप ऐसे बात करो तो हर टर्म के लिए बात कर रहा है। मतलब ये सीक्वेंस वैसा है कि जहां पे भी आपके सीक्वेंस के टर्म्स जीरो या नेगेटिव आए तो तुम जीरो ले लोगे वैल्यू, यू विल नॉट कंसिडर नेगेटिव हेयर, पॉजिटिव ही कंसिडर। जो भी टर्म्स तुम्हारा अगर नेगेटिव आ रहा है सो यू विल कंसिडर जीरो इन प्लेस ऑफ नेगेटिव नंबर, ठीक। मतलब इसका अगर मतलब ये समझ रहे हो तो, एंड अगर पॉजिटिव है तो यू विल कंसिडर द वैल्यू ऑफ सीक्वेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम बात करो, मैं इसी की बात कर लेता हूँ, -1 की पावर n सीक्वेंस है ना, तो उसके लिए क्या आएगी ये वैल्यू। अगर मैं ये लेता हूँ xn प्लस xn लेता हूँ ये, तो xn प्लस यहाँ क्या आएगा तुम सोचो, इसके टर्म्स कैसे आएंगे। तो एक तो नेगेटिव टर्म आ जाएंगी, सो नेगेटिव की जगह तुम्हें जीरो लेना है, तो ये सीक्वेंस कुछ ऐसा बनेगा 0 1 0 1 0 1 इस तरीके से। समझ आया कि नहीं? मतलब यस। हाँ मतलब सिंपल जो मैक्सिमम की मीनिंग होती है कि मतलब इसके आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएंगे, ये कहने का मतलब है। अगर नेगेटिव आया सो यू कंसीडर जीरो, ये चीज है। सो यू कैन नॉट गो बिलो जीरो एक्चुअली। जो भी ज्यादा है इनमें से वो लेना है। तो जीरो से अगर एक्सन की वैल्यू ज्यादा है यू कंसीडर एक्सन, इफ एक्सन इज लेस देन जीरो फॉर एनी एन तो यू कंसीडर जीरो इन दैट प्लेस। ये मतलब जैसे इसके लिए लिखूंगा तो ये सीक्वेंस हमारा एक्सन प्लस बनेगी, वो बनेगी 0 1 0 1 0 1 लाइक दिस, ये बोलना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे इसके लिए देखो, अभी एक्सन स्क्वायर कन्वर्ज करे, यस। सो क्या ये कन्वर्ज कर रही है? मैं भी यही एग्जांपल देख रहा था, क्या ये कन्वर्ज कर रही है? ये मैंने लिखा, तो इसलिए ये ऑप्शन आउट हो गया। आउट क्यों हो गया? इसने कहा कि एक्सन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया जहां पे एक्सन स्क्वायर कन्वर्ज कर दिया। यही एग्जांपल ले लो, एक्सन -1 की पावर n है, तो स्क्वायर लोगे तो स्क्वायर तो जस्ट 1 हो गया, तो वो तो कन्वर्ज कर जाएगी 1 पे। लेकिन एक्सन प्लस, प्लस का मतलब ये टर्म आ गया, प्लस का मतलब है मैक्सिमम ऑफ एक्सन है 0, तो 0 और एक्सन में जो ज्यादा है वो लो। तो एक्सन की वैल्यू एक बार -1 एक बार +1, -1 +1, तो जब +1 है तो ओके है, लेकिन जब -1 वैल्यू है तो यू हैव टू कंसीडर मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इज 0। -1 और 0 का मैक्सिमम क्या है? 0 है। सो ये सीक्वेंस बन गई। और ये कन्वर्जेंट है क्या? नहीं, तो डी आउट हो गया। अब एबीसी में देखो, ये कह रहा है कि अगर ये भी कन्वर्जेंट हो और ये भी कन्वर्जेंट हो, तो देखो हर जगह क्या होगा, अगर तुम्हारी वैल्यू 0 के अलावा कुछ आ रही है ना तो वो अल्टरनेटिंग सीक्वेंस टाइप की बन जाएगी। मान लो ऐसा, अगर टर्म्स तुम्हारे ऐसे हैं, है ना, सो अगर दोनों कन्वर्ज करेगी तो सीक्वेंस तो कन्वर्ज कर जाएगी। या जैसे मान लो कि एक्सचेंज 0 पे कन्वर्ज कर रही है, सो यू कैन वेरीफाई। देखो इनिशियली यू कैन वेरीफाई फॉर वन एग्जांपल, पहले तुम एग्जांपल एक बार वेरीफाई करके देख लो। जैसे मान लो 1/n ले लिया, इसने कहा ना xn कन्वर्जेस टू 0, तो मैं अभी 1/n ले लेता हूं मान लो, ठीक है। सो 1/n मैंने xn को लिया, तो 1/n क्या होगा टर्म्स? 1 1/2 1/3 1/4। तो जब तुम मैक्सिमम कंसीडर कर रहे हो प्लस, मैं अगर xn ये ले रहा हूं देखो, तो xn प्लस खुद यही रहेगा, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि था मैक्सिमम ऑफ 1/n, 0, तो 1/n तो 0 से हमेशा ज्यादा रहेगी वट एवर n यू सेलेक्ट, राइट। तो 0 का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं यहाँ पे, तो मैक्सिमम इज ऑलवेज 1/n। सो अगर ये कन्वर्ज कर रही है 0 पे तो ये कन्वर्ज करेगी, सीक्वेंस खुद कन्वर्ज कर रही है 0 पे, यस। तो जो प्लस है वो ये 0 पे जाएगी। अब तुम देख लो xn माइनस किसके इक्वल आएगी, यू सेलेक्ट xn माइनस किसके इक्वल आएगी। सो xn माइनस था मैक्सिमम ऑफ -a, 0, तो मतलब मैक्सिमम ऑफ -1/n, 0, तो -n, 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ मुझे, xn माइनस की? यस एग्जैक्टली 0 हो जाएगा ना आपका, क्योंकि वो सारे टर्म्स नेगेटिव, -a, 0 का मैक्सिमम लेना है, तो -1/n और 0 का मुझे मैक्सिमम लेना है, तो मैक्सिमम इज 0 ऑलवेज, बिकॉज -1/n तो हमेशा नेगेटिव रह जाएगा, सो 0 0 0 आता रहेगा। तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस फिर भी कन्वर्ज कर गई। सो ये स्टेटमेंट आपको इंट्यूशन आ रहा होगा, ओके दिस इज फाइन एक्चुअली। मतलब ये बात कर रहा था ना, हाँ। सो बोथ विल गो टू 0 ओनली।
अब यहाँ ए क्या कह रहा है कि खुद सीक्वेंस अगर कन्वर्ज कर रही है, मान लो यही एग्जांपल है, कन्वर्ज कर रही है, सो बोथ विल कन्वर्ज, तो यहाँ तो हो रहा है यस, and both xn plus and xn minus converges, so then sequence will converge. xn plus converge कब करेगी सोचो। सो पहली बात ये कन्वर्ज तब करेगी जब उसकी टर्म्स जो होंगे ना लिमिट, या तो सारे टर्म पॉजिटिव है या सारे टर्म नेगेटिव है। दिक्कत कब आएगा? ऑल्टरनेटिव में। सो तुम्हें पहले ऐसा सीक्वेंस कंसीडर करना है यहाँ पे कि जो खुद कन्वर्ज कर रही है। सो अगेन यू विल कंसीडर अ सीक्वेंस दैट कन्वर्ज इटसेल्फ ना। से कन्वर्ज कर रही है तो अगर इंट्यूशन से सोचें तो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। हाँ पॉजिटिव है तो सारे पॉजिटिव ही आ गए, ऐसा तो नहीं होगा उसमें नेगेटिव पॉजिटिव। तो अगर x n कन्वर्ज कर रहा है तो मींस ऑल आर पॉजिटिव आइदर ऑल आर नेगेटिव आइदर। तो अगर पॉजिटिव है तो x प्लस वाला कन्वर्ज कर देगा, नेगेटिव है। हां सॉरी यस भी तथा बताओ क्या करें? -1 की पावर n -1 की पावर n by n, ये तो कन्वर्ट कर रहा है लेकिन अल्टरनेटिव साइन। हाँ अल्टरनेटिंग, यस यू आर सेइंग राइट। -1 की पावर n अपॉन, इसके टर्म्स कैसे हैं? इसके टर्म्स है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो होगा क्या जब तुम, चूंकि ये कन्वर्जेंट है इसी के लिए चेक कर लेते हैं, तो दिस कन्वर्जेस, सो -1 की पावर n अपॉन n हो गया आपका। और नाउ x प्लस यू विल डिफाइन फॉर दिस, तो टर्म्स कैसे होंगे? x प्लस का मतलब हो गया यू विल कंसीडर मैक्सिमम ऑफ a एंड 0। सो इन दोनों में जो होगा, तो जहां जहां नेगेटिव वैल्यू आ रही है वो किससे रिप्लेस हो जाएगी? 0 से। फाइन, 0 से, क्योंकि यू आर टेकिंग मैक्सिमम ना। तो इस सीक्वेंस के टर्म्स कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है। तो जो भी नेगेटिव टर्म्स हैं, मैं ये सीक्वेंस जब लिख रहा हूँ xn प्लस, मतलब ये वाला, तो जो नेगेटिव टर्म्स है वो 0 से रिप्लेस होती चली जाएंगी। बट फिर भी फर्क क्या पड़ेगा? एट द एंड n टेंड्स टू इंफिनिटी पे क्या होगा? ये सीक्वेंस कहां कन्वर्ज करेगी? 0 पे ना। तो ये सीक्वेंस खुद 0 पे जा रही है, मतलब एक टर्म जो इवन टर्म से पॉजिटिव है तो इवन टर्म 0 पे जा रही है, और टर्म ऑलरेडी 0 हो चुका है ड्यू टू दिस प्लस साइन, तो वो कन्वर्ज ही कर जाएगी। सो फॉर दिस सीक्वेंस आल्सो xn प्लस विल कन्वर्ज, है ना। एंड माइनस यू विल टेक, तो अगेन माइनस में क्या हो रहा है कि मैक्सिमम माइनस में नेगेटिव ले लो, तो यहाँ पर क्या होगा? जो इवन टर्म्स है वो 0 से रिप्लेस हो जाएगी, और टर्म चलता रहेगा। तो इवन टर्म 0 हो चुकी है, और टर्म भी एट द एंड इंफिनिटी पे जाके वो 0 ही हो जाएगी। सो कन्वर्ज करेगी। सो कोई भी सीक्वेंस तुम लेके देख लो, अगर वो खुद कन्वर्ज कर रही है तो ये कहीं ना कहीं कन्वर्ज कर जाएगी, मतलब बोथ विल कन्वर्ज फॉर श्योर, अगर खुद सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो। अगर 0 पे जा रही है सो देन दिस विल कन्वर्ज टू 0। यस, क्योंकि यहाँ 0 और उसमें से एक चुनना है, तो एट द एंड वो 0 पे ही जाएगा, एट द एंड ये भी 0 पे ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी सीक्वेंस 0 पे जा रही है, तो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बाद में वो 0 ही हो जाना है, क्योंकि n टेंड्स टू इंफिनिटी पे 0 ही आ जाएगी। अब बचा इसका कि xn प्लस और xn माइनस दोनों कन्वर्ज कर रही है, तो इसका क्या मतलब है फिर से कि बोथ कन्वर्जेस, है ना। सो मैक्सिमम ऑफ xn, 0 कन्वर्जेस, तो इसका मतलब या तो ये होगा कि वो अगर नेगेटिव टर्म्स तुमने सीक्वेंस के लिए हैं तो 0 पे कन्वर्ज कर रही होगी, और पॉजिटिव टर्म अगर सीक्वेंस लिए तुमने तो वो खुद पॉजिटिव वाला जो जहाँ पे कन्वर्ज कर रहा होगा ओरिजिनल सीक्वेंस वहाँ जाएगी। अगर ऑल्टरनेटिंग है, मान लो अगर कोई सीक्वेंस ऐसा है जो ऑल्टरनेटिंग है, तो उस केस में क्या होगा? लेकिन तुम्हें बता रखा है ऐसा सीक्वेंस लेना जहां वो कन्वर्ज करे। सो कहीं ना कहीं ये 1 बाई, जैसे तुम अगर कोई सीक्वेंस लो फॉर एग्जांपल, मतलब 1 प्लस 1 बाई n लोगे, तो पहली बात तो ये होगी कि 1 प्लस 1 बाई n लेने पे ये तो कन्वर्ज कर जाएगी ना 1 पे जाके, और ये तुम्हारी कन्वर्ज कर जाएगी 0 पे जाके, ठीक है। तो खुद तो कन्वर्जेंट है ही। सो अगर क्योंकि वैसे थ्योरेटिकल प्रूफ लिखना एग्जाम में रेलिवेंट नहीं होता कि थ्योरेटिकली आप साइलेंट डेल्टा से कर रहे हो। साइलेंट डेल्टा से नहीं करना आपको डिफरेंट एग्जाम्पल से एक इंट्यूशन डेवलप करने हैं, और उससे आपको फिर
टिक करना है। जैसे हम लोग ने एग्जांपल बनाया कि इस तरह इस गलत हो गया, तो इस तरीके से कि x -1 का है ना, -1 की पावर n से गलत हो गया ना, मतलब -1 की पावर n से, कि इसका स्क्वायर तो कन्वर्जेंट है लेकिन प्लस लोगे सो दैट विल नॉट बी कन्वर्जेंट बिकॉज इसका प्लस ये वाला सीक्वेंस बनाता है 0 1 0 1 0 1 बना रहा है, इसीलिए कन्वर्जेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन आउट हो गया। बाकी आप ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स लेके एक बार इंट्यूशन डेवलप करो कि क्या ऐसा हो रहा है, देन यू विल फील कि ओके सो ए बी और सी कन्वर्ज करेगा, इस तरीके से मतलब ओके होगा। और ये कहना चाहिए दोनों अगर कन्वर्ज करेगी तो वैसे ही सीक्वेंस होगी जो खुद कन्वर्ज कर रही होगी, तभी ऐसा होगा, देन वो कन्वर्ज करेगी। तो इसको है ना काफी टाइम लगा दिया है ना, ठीक है चलो। तो बाकी ऐसे क्वेश्चंस और देखते हैं, इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। अभी एंड में हम पीवाई को फिर से डिस्कस करेंगे, तो अभी ये करेंगे। और गुड नाइट सर। जी तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, चलो गुड नाइट एंड थैंक यू।